हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे की पॉइंट्स जो भी उसमें मेंशन है हमने उसको अच्छे से क्लियर किया और अच्छा भी रहा। तो अब देखते हैं इसमें जो भी आने वाले फैक्ट्स हैं वो कैसे हैं। यानी कि आपको पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 22 भाग हैं, ठीक है। तो उन सभी भागों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा 22 भाग हैं, तो 22 भाग में जो पहला भाग है उसमें 4 अनुच्छेद वर्णित हैं, यानी 1 से 4 तक अनुच्छेद वर्णित है भाग 1 में। क्लियर। और जो भाग 1 का जो टाइटल है वो क्या है? भारतीय संघ व इसके राज्य क्षेत्र या फिर क्षेत्र, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके सभी अनुच्छेद को देखेंगे कि ये अनुच्छेद क्या कहते हैं, इसका क्या महत्व है ना। तो ये एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक हमारे अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो हमें जानकारी होनी चाहिए। देखते हैं क्या कहता है अनुच्छेद 1। जैसे मैंने कहा कि 1 से 4 तक इसमें वर्णित है, ठीक है। तो अब सभी अनुच्छेद कुछ ना कुछ रखते ही अपने अंदर। तो अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है कि जो भारत का नाम है, भारत, जैसे आपने सुना होगा कि भारत का नाम भरत के नाम पे दिया गया था, है ना। ये चीज़ें तो हमारी ये जो एक तरह की परंपरा या हमारी जो संस्कृति है उसके आधार पर इस किसी को ठेस ना पहुँचे, है ना, उसके नाम पे ये रखा गया। दूसरा जो आता है नाम इंडिया का, तो इसके पहले की कहानी आपने सुनी होगी, इंडिया नाम कैसे आया। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, पता है तो अच्छी बात है। तो जो इंडिया नाम दिया गया, इसे समझने के लिए जब आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी नाम, यानी कि हमारे देश में जो उत्तर भारत है, मैप में अगर आप देखो तो जो J&K वाला लेवल है, उसी से जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहाँ से आपको ने देखा होगा सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। तो सिंधु नदी को हम भारत में तो सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो फारसी लोग थे, फारसी लोग में क्या होता है, वो सा में अंतर करते हैं, यानी सा फाग में अंतर होता है, उनको बोलने में हो रहा था, तो वो सा ना प्रोनाउंस करके वो उसको हा बोलते थे, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या कहा, वो सिंधु नदी ना कह के हिंदू नदी उन्होंने नाम दिया, और हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंद निवासी कहा, और इसी तरह से हिंद निवासी, हिंदू देश, हिंदुस्तान नाम पड़ा। क्लियर। उसी प्रकार इंग्लिश में क्या हुआ, इंडस, है ना, इंडस नाम निकल के आया। आपने देखा भी होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस नाम जो है वहीं से नाम निकल के आया इंडिया का। तो इंडिया भी हो गया, भारत भी हो गया, है ना। बहुत से ऐसे आप नाम देखते हो तो वो यहाँ पे स्वीकार किए गए, भारत का नाम रखा गया, यानी भारत और इंडिया दोनों के पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए, हमारे फैक्ट क्लियर रहते हैं। तो ये नाम तो हो गया पहला। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 1 में सिर्फ भारत का जो नाम है, भारत और इंडिया, ये रखा गया है। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको क्या रखा गया है, विशेष उपबंध के अंतर्गत रखा गया है। ऐसा क्यों रखा गया है? तो इसके पीछे भी कारण है। क्यों? जैसे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, जहाँ पे आप देखते हो 7 सिस्टर्स, वो वाला एरिया बहुत ही कम डेवलप है ना, और वहाँ पे जो जनजातियाँ बहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पे विशेष उपबंध देना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वहाँ वाले लेवल पे हम अच्छे से काम कर पाएँ। और प्रेजेंट में अगर हम देखते हैं तो PM मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छी स्कीम भी चलाई जाती हैं, है ना। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी अब सिर्फ देखो मत, उसमें काम भी करो। तो ऐसी पॉलिसी लेके आई गई हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि
कुछ ऐसे भी इसमें राज्य रखे गए हैं जिनको विशेष उपबंध मिला है। विशेष उपबंध मिलने पे ये होता है, एक फैक्ट आप जानते होंगे कि जब आर्टिकल 280 में आप पढ़ते हो वित्त आयोग, है ना, तो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो टैक्स सरकार के पास आती है उससे सरकार क्या कहती है, सभी राज्यों को पैसा बांटती है। किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट करने के लिए अपने आसपास वाले लेवल पे, ठीक है। तो उसी टैक्स में जो सामान्य स्टेट होते हैं उन्हें वो पैसे उतना नहीं लौटाना पड़ता उनकी अपेक्षा, जो कि विशेष उपबंध में एक तरह से उनको ग्रांट मिलता है ना, कि आप इसका अच्छे से यूज कर पाओ। हालांकि हम इसको और भी अच्छे से हम क्लियर करेंगे जब आर्टिकल 280 पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम क्लियर करेंगे तो ये टॉपिक छूटेगा, ठीक है। हालांकि एक कोरिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया कि उपबंध का मतलब क्या है, सामान्य और विशेष में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही आप ST SC जो भी हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उन्हें आप अनुसूची यानी 5वीं और 6वीं अनुसूची में वो वर्णित है। तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ये भी वर्णित है कि जो भारत है वो संप्रभु राज्य है, ठीक है। जैसे कि प्रस्तावना में लिखा है कि भारत अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए स्वतंत्र है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो अगर भारत चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी विदेशी सीमा में अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन कानून के अंतर्गत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीप, ठीक है, पुडुचेरी, गोवा। तो ये सभी क्या है, विदेशी अधिग्रहण के एग्जाम्पल्स हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं कि भारत ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत रहते हुए भी अधिग्रहण का क्षेत्र अपनाया, अधिग्रहण किया किसी भी विदेशी क्षेत्र पे। तो उसका एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। फिर आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यों का क्या करे, निर्माण कर सकता है। सीधा सीधा याद करना है तो राज्यों का जो निर्माण है वो अनुच्छेद 2 में वर्णित है। किसके पास शक्ति है? तो संसद के पास शक्ति है, ठीक है। इसमें 2 तरह से कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, उसे संघ में शामिल कर सकता है ना, और उसका गठन कर सकता है। कैसे? जैसे कि अगर आप देखे होंगे कि अभी जो JNK एंड लद्दाख 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ, धारा 3 जो वहाँ पे आर्टिकल 370 हटा दी गई है ना 5 अगस्त 2019 में। फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश बन गया। आने वाले समय में उसे एक सामान्य राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा, लेकिन जब तक कि वहाँ स्थिति सामान्य ना हो जाए, इसलिए उसे यूनियन टेरिटरी में रखा गया। अब नए राज्यों का गठन कैसे? जैसे आपने देखा होगा 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना होगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, ठीक है। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो बहुत ही इजी वे पे फैक्ट माइंड में आपके रह जाएंगे। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 2 की। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों का जो निर्माण है उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगी, वो तय करता है अनुच्छेद 3। और इसी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही नए राज्यों की जो सीमा होगी, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई X नाम का कोई स्टेट है, तो हमें उस राज्य की क्या करनी है, सीमा को बढ़ाना है या सीमा को घटाना है या उसका नाम परिवर्तित करना है ना, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है। तो ये सभी तरह की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 3 में वर्णित है। तो इससे ये साबित होता है कि संसद के पास कितनी शक्ति है। और यहीं से प्रश्न भी आ सकता है हमारे लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधित में संसद की शक्तियों का विवरण दीजिए, यानी कि संसद के पास कितनी शक्ति है और वो क्या क्या कर सकता है राज्यों के पुनर्गठन में। क्लियर? तो ये इतने फैक्ट हो जाते हैं। अब बात ये नहीं कि संसद जो काम कर रही है राज्यों की सीमा को बढ़ाने का या घटाने का, उसमें इतना ही कर दिया और मामला क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। संसद का नाम ही है कि राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा। भले ही दोनों सदनों की प्रक्रिया क्लियर हो, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति के द्वारा विधानमंडलों से भी उस पर विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। हालांकि विधानमंडलों का काम
इसमें एक नाम मात्र का होता है, जरूरी नहीं कि जो विधानमंडल कहे वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हो, है ना। उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरह का जो पावर है वो होती है राष्ट्रपति के पास। क्लियर। तो इस तरह से दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि भारत क्या है, विभक्त राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। क्लियर। तो ये आपका अनुच्छेद 3 हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो अनुच्छेद 4 यह कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो बात कही गई है, नए राज्यों का निर्माण और नए राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया है या उनकी सीमाओं में जो परिवर्तन है या क्षेत्र में जो परिवर्तन है, ये किसी प्रकार का जो भी परिवर्तन होगा वो संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये नहीं आएगा, ये सामान्य एक प्रक्रिया होगी। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कैसे? यही प्रश्न पूछ लिया गया कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर किसी अन्य को दे दे। तो यह प्रश्न समझने का क्या मतलब है? यहाँ राज्य का मतलब ऐसा है कि एक देश से समझना है। मतलब कि अगर मान लीजिए कल को ऐसा हो कि कोई ऐसा वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है उसे हम बढ़ा करके रखें और बांग्लादेश में आ जाए, तो वो क्या हो गया, एक देश का ना दूसरे में जा रहे हैं, यानी राज्य के जो सीमा है उससे हम बढ़ा रहे हैं उसको, या फिर उनका अपने यहाँ ला रहे हैं। तो दोनों अंतर में ये हो रहा है कि हम अपना अन्य को दें या अन्य का अगर ऐसी प्रोसेस होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि तो क्या यह एक तरह का सामान्य प्रक्रिया होगी ऐसा करना, या यह भी संशोधन में आएगा? तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 1960 में कि अगर राज्य का मतलब यहाँ पे देश है, कि अगर राज्य का जो सीमा किसी अन्य को दे रहा है, यानी किसी अन्य देश में बढ़ा रहा है या वहाँ से वो कर रहा है, ला रहा है, तब यह मामला संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा। तब यह अनुच्छेद 4 या भाग 1 में नहीं आएगा, यानी तब इसे सामान्य प्रक्रिया नहीं माना जाएगा, तब इसे माना जाएगा अनुच्छेद 368, और ये संशोधन के द्वारा होगा। जैसा कि आपने देखा होगा 9वें संविधान संशोधन 1960 के में क्या हुआ था, बेडूवाडी संघ को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, है ना, वेस्ट बंगाल वाले। तो इस तरह से बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि सामान्य अगर हम देश के अंदर जो भी राज्य है उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हों या उसमें नाम परिवर्तित कर रहे हों, तब वो संशोधन में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है तब वो संशोधन में आएगा अनुच्छेद 368 पे। क्लियर? सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।